अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा मुल्क की जो माशी सूरत हाल है हम उस पर बात करें। वैसे तो मईशत पर बात हमेशा ही चलती रहती है और एक जो सिलसिला हम देखते चले आए हैं, एक पैटर्न है कि हर आने वाली हुकूमत जो भी मुल्क की माशी सूरत हाल होती है उसके लिए माजी की हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराती है। कमोबेश एक साल कबल इसी तरह हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई और फिर PDM की जमातों पर मुश्तमिल एक गवर्नमेंट आई, उसके बाद से मुख्तलिफ़ कोशिशें की गई। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना बने, उसके बाद बहुत सारे केसेस और चीज़ें थीं जिनको सॉर्ट आउट करके इसहाक़ साहब को वापस लाया गया और उनको वज़ारत ख़जाना दी गई। और फिर एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब वो आ जाएंगे मुल्क में या वो आ गए हैं मुल्क में तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन बदस्तूर चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती चली आईं। और फिर मुसलसल एक इल्ज़ाम माजी की हुकूमत को दिया गया, उसकी गलत पॉलिसियों को दिया गया। और हाल ही में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी हमें ये कहते हुए दिखाई दिए कि जिस तरह का टूटा फूटा IMF का प्रोग्राम हमें मिला था, हमने बड़ी मुश्किल से मामलात को संभाला है। जो इस वक्त की भी माशी सूरत हाल है, इसका क्रेडिट भी करंट गवर्नमेंट लेती है कि हमने बड़ी मुश्किल से चीज़ों को संभाला है, मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। नहीं तो हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के और तबाही के दहाने पर थे, लेकिन ये भी क्रेडिट है कि जिस सूरत हाल में हम हैं इसमें भी हैं। लेकिन फिर भी तनकीद होती है, फिर मुख्तलिफ मुआशी इंडिकेटर्स और चीज़ों की बात की जाती है। इमरान खान साहब भी आज जब अपनी सियासत करते हैं तो वो इसी बात को लेकर करते हैं कि मुल्क इस हाल तक पहुंच चुका है, अगर उनकी हुकूमत को ना निकाला गया होता तो मुल्क टेक ऑफ करने वाला था। नवाज शरीफ साहब भी यही बात करते हैं कि जब उनको अदलिया के एक फ़ैसले के तहत घर जाना पड़ा तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था और टेक ऑफ कर रहा था। पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक रियलिटी ये है कि 70 साल से ज़ायद अरसे में माशी सूरत हाल बद से बदतर होती चली गई है। हम आगे नहीं बढ़े। हम हमेशा टेक ऑफ के करीब होते हैं, हम हमेशा एशियन टाइगर बनने के करीब होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम वो चीज़ें जो इनकी बात कर रहे होते हैं, जिनके दावेदार होते हैं, उसको समहाउ अचीव नहीं कर पाते। इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस, रुपए की बेकदरी, ये तमाम तर चीज़ें अपने एक्सट्रीम को पहुंच चुकी हैं। इस सारी सूरत हाल का हमें सामना है और फिर भी हम एक उम्मीद बेहतरी की लगाए बैठे हैं, अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं, एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम प्योरली जिस वक्त की जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं और इनमें बेहतरी की गुंजाइश और रास्ता या इन इकनॉमिक सिचुएशन कंडीशंस का ज़िम्मेदार कौन है उसका उस पर हम बात कर सकें। मैं चाहूँगा यहाँ पर अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट्स को तारुफ़ कराता चलो। मैं प्रोग्राम में जो ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब माहिर माशियात हैं, साबिक़ मुशीर ख़ज़ाना हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माशियात हैं, सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब आप भी माहिर माशियात हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए आज पाकिस्तान की मैशत कहाँ पर खड़ी है और इसमें बेहतरी के आसार आपको क्या नज़र आ रहे हैं? देखिए, अभी तक तो कोई बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी एक टोटल अबिस में गिरने के लिए तैयार खड़ी है और उसको पीछे कोई खींचने के लिए भी सामने नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा इस वक्त मसला है अनसर्टनिटी। पाकिस्तान के बारे में गैर यकीनी जो है वो सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है वो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है कि क्या ये हुकूमत के पास कैपेसिटी है ये काम करने की, या इनके पास मैन पावर भी नहीं है, इनके पास विजन भी नहीं है, स्ट्रेटजी भी नहीं है। और हर स्टेटमेंट से नज़र आता है कि इनका IMF के साथ ताल्लुक़ जो है ख़ासा ख़राब हो चुका है। सो आई थिंक ये क्रेडिबिलिटी और अनसर्टनिटी जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत डेंजरस हैं, और इन दोनों चीज़ों का हल बहुत ज़रूरी है। अच्छा शाह साहब, अब IMF आर्म ट्विस्टिंग तो आपकी मज़ीद से मज़ीद तर किए जा रहा है, आप उसकी तमाम तर चीज़ें मान भी रहे हैं और करीब से करीब तर भी आते जाते हैं आप कि मामलात अब तय पा गए हैं। ये 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 ख़राबी का ज़िम्मेदार वो ठहराते हैं माजी की हुकूमत को कि खान साहब जाते हुए ये ख़राब कर गए थे, ये वही ख़राबी कंटिन्यू हो रही है या ये इस गवर्नमेंट ने प्योरली ख़राब की है? एक बात तो ये है कि IMF को कहना कि वो हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, ये गलत एटीट्यूड है। वो IMF तो एक किस्म का डॉक्टर है जो उसने आपको तजवीज़ किया है कि आपने कुछ कड़वी गोलियां खानी हैं, वो खाएंगे तो आप ठीक होंगे। और हम सबको पता है कि वो मसले क्या हैं। हमारे मसले ये हैं कि हमारे पास
بے شمار ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جس کو ہم نے پے آف کرنا ہے، بیرون ملک قرضوں کو ہر سال 20 سے 25 ارب ڈالر ہم نے دینے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ابھی بھی بہت اونچا ہے، ہر سال 10-12 ارب ڈالر کا وہ ڈیفیسٹ ہے، وہ بھی آپ نے فائنینس کرنا ہے. تو اب آئی ایم ایف آپ کی کیا آرم ٹویسٹنگ کرے گا؟ وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ جی آپ نے اگر اپنے حالات ٹھیک نہیں کیے، اور ان حالات میں نمبر ون وہ کہتا ہے کیونکہ ڈالرز آپ کے پاس نہیں ہے، ڈالرز کی مارکیٹ ایک بنائیں جس میں سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیسس پہ ڈالرز کی قیمت ہو، اور جس کو اس قیمت پہ وارہ کھاتا ہے وہ استعمال کرے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے اگر اتنے ہی اخراجات رکھنے ہیں تو اس کے لیے ٹیکسز پورے کریں، ٹیکسوں کے ذریعے آپ اخراجات پورے کر سکتے ہیں، قرضے اور آپ لے نہیں سکتے. سو وہ بڑی کامن سینس کی باتیں ہیں جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہماری حکومت ایسے ڈپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ کوئی بہت ظلم کر رہی ہے پاکستان پہ آئی ایم ایف، اور ہم ان سے پیسہ بھی لینا چاہ رہے ہیں اور ان کی دوائی بھی نہیں کھانا چاہ رہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی، اور رائٹ. گلوبلی بھی مارکیٹس میں بھی وہ کریڈیبلٹی خراب ہو چکی ہے. اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے ہم نے رجیم چینج کے بعد، اور رجیم چینج میں آپ نے دیکھا کہ ایک دم پاکستان کا رسک پریمیم جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ شوٹ اپ کیا. جو 3-4% ہوتا تھا رسک پریمیم، وہ اب 100% کے اوپر چلا گیا ہے، اور وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا. اور اس لیے نہیں نیچے آنے کا نام لے رہا کہ ہماری بڑی انکمپیٹنٹ ہے گورنمنٹ. بالکل ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کس قسم کے سگنلز دینے ہیں، اور دنیا کو کمفرٹ کیسے دینا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامک ریفارمز کرے گا اور ٹھیک طریقے میں ٹھیک ڈائریکشن میں جائے گا. اس میں ہم ٹوٹلی ناکام ہو چکے ہیں، اور بلیم پھر رائٹ سر. ہم انہی پہ کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں ساتھ دینا ہے. ہمارے اب پارٹنرز جو ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ دوست ممالک ہیں، ان کو بھی ہم امبیرس کر رہے ہیں. ان کے اوپر ہم نے بے شمار پریشر ڈالا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے کہ جہاں پہ پتہ لگے کہ وہ ہماری مدد کو اب آ گئے ہیں اور ہماری پیسے بھیج دیے ہیں. رائٹ سر. یہی میں حال سلمان صاحب، شاہ صاحب پوائنٹ آپ کا آ ساتھ گیا. ہے. میں ذرا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کی جانب بڑھوں گا. ڈاکٹر خاقان صاحب، سلمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، آپ کی کیا رائے ہوگی؟ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وی ہیو لاسٹ دا ٹرسٹ؟ ہم بہت زیادہ ٹیسٹ کر چکے ہیں اپنے دوست ممالک کو، اعتماد کا شدید فقدان ہے، چیزیں اس لیے آگے نہیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ کیا ذمہ دار آپ ٹھہرائیں گے اسی موجودہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کو، یا یہ جس طرح سے وہ بلیم دیتے ہیں کہ خان صاحب جاتے ہوئے چیزیں ایسی کر گئے، انحراف کر گئے، ایک ٹوٹا پھوٹا معاہدہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ دے گئے کہ ہمیں اس کو پٹڑی پہ ڈالتے ڈالتے یہ پورا سال لگ گیا؟ ارسلان، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. ایک تو دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ کہ پاکستان کووڈ سے جب نکلا ہے نا تو پاکستان واز ویری لکی. پاکستان آلریڈی ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھا. پاکستان شارٹ رن میں آئی ایم ایف کو اگر ایز این اینکر یوز کرتا، اور میں کووڈ سے اس لیے پک اپ کرتا ہوں کہ اکانومیز کھلی، ایک نئی چیز سامنے آئی، اور اگر آئی ایم ایف کو ایز این اینکر یوز کرتا تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں کبھی بھی نہ کھڑے ہوتے. نمبر ایک، ہم نے کیا کہ ہم نے بارہا انحراف کیا آئی ایم ایف کے پروگرام سے. اور جب وائس آف نو کانفیڈنس ہوا تب بھی آئی ایم ایف کا پروگرام آن ہولڈ تھا. جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی آئی ایم ایف کا پروگرام آن ہولڈ ہے. یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ آپ بنگلہ دیش کو دیکھیے، 35 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، اور میں بنگلہ دیش کے ایک بڑے سینئر اکانومسٹ سے ان ٹچ رہتا ہوں. انہوں نے اس لیے آئی ایم ایف کر لیا کہ بیلنس آف پیمنٹس کا چیلنج کھڑا ہی نہ ہو. دوسرے ممالک میں آپ سری لنکا کو دیکھیے، انہوں نے ڈیفالٹ کیا پھر بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے. اسی لیے میں بارہا گزارش کرتا ہوں پاکستان اتھارٹیز اور آل لیڈرشپ سے کہ آپ کے پاس تو گولڈن چانس تھا، آپ تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں. آپ کے پاس شارٹ رن میں آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جو اس وقت کی ڈیفیکلٹی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جب اپریل پچھلے میں چلے جائیں تو 11 ارب ڈالر کے ذخائر تھے، آج 4 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں. آپ کا میجر مسئلہ ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا ہے. یہ ایک پرینیل سے میرا مطلب ہے کنسسٹنٹ مسئلہ ہے، بٹ شارٹ رن میں یہ ایک کرائسس کی سچویشن میں لے گیا ہے آپ کو. اس سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف سے انحراف کرنا بالکل نہیں چاہیے.
IMF سے اب بھی اگر IMF کے پاس واپس چلے جائیں گے تو یہ 3-4 ماہ جو ہیں آپ کے ایک سٹیبلٹی کے آ جائیں گے. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم نے کیا کیا, دیکھیں ہم نے تو کئی دہائیوں سے وہ پالیسیز نہیں بنائی کہ ہم IMF سے, اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے سے اور اپنے فزیکل خسارے سے اور اپنے انرجی کے خسارے سے نکل سکیں. یہ بالکل دس از دا کلیئر پکچر آف پاکستان. اور دوسرا, نہ ہم نے یہ کبھی کیا کہ ہم اپنی پیداواری صلاحیت کو بہتر کر سکیں. یہ ہے ایک پاکستان کا میڈیم ٹرم ایشو. شارٹ ٹرم ایشوز میں آبویسلی ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی کہ امپورٹس کو بین کر سکیں. یہ ایک حد تک کیا جا سکتا تھا. 3-4 ماہ میں واپس IMF کے جا کے ریزروز کو بلڈ کر کے اس سائیکل سے نکل جانا چاہیے تھا. ہم اس سائیکل سے اب بھی نہیں نکل پا رہے. اگر نکلیں گے نہیں تو آپ کلاگڈ اکانومی میں سپلائی کو جب کنسٹرینڈ رکھیں گے تو آپ فارماسیوٹیکل فوڈ کی جب شارٹیجز دیکھیں گے تو آپ کو انفلیشن دکھائی دے گی. آپ یہ سوچئے آج $8-10 ارب کے ذخائر ہوتے, IMF کا پروگرام نارمل میں چل رہا ہوتا, میرے خیال میں کہ روپیہ بھی یہاں پہ نہ کھڑا ہوتا, انفلیشن بھی یہاں پہ نہ کھڑی ہوتی. یہ ایک میں ہائپوتھیٹیکل سیناریو بیان کر رہا ہوں. اب چونکہ بہت لوگ کامنٹ کرتے ہیں کنڈیشنالٹیز آف IMF پہ, میں اس پہ یہ گزارش کر دوں, آپ اگر بہتر پروگرام رکھ سکتے ہیں تو سامنے رکھ دیجئے. میں ہر ریسیپینٹ کنٹری کو یہ کہتا ہوں اور سوائے پاکستان کے اوروں کو بھی یہی کہتا ہوں, آپ بہتر پروگرام رکھ دیجئے. یہ ہے پاکستان کا ارسلان کلیدی مسئلہ کہ آپ نے کبھی منسٹری آف فائنانس میں, پرائیویٹائزیشن میں, انرجی میں وہ قوت جسے کہتے ہیں تھنکنگ ہی نہیں بنائی, کیونکہ ہمارا تھنکنگ سسٹم بروکن ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر سکیں. آپ نے ایک دفعہ یہ تھنکنگ کی قوت بنائی تھی, میں بالکل کلیئر ہوں اس بات پہ بھی. 13-16 کا پروگرام پاکستان نے رن کیا. پاکستان کی ایک ٹیم تھی جو رن کرتی تھی, کیونکہ میں اس کور ٹیم کا پارٹ تھا, اور ہم نے وہ MEFP بھی لکھتے تھے, ہم یہاں سے لے کے جاتے تھے جب لکھ کے جاتے تھے, اور ہم نے وہ پروگرام سکسیسفلی رن کیا. آخری چیز آپ کے ناظرین کے لیے, پاکستان نے کبھی بھی 22 پروگرام یا 23 پروگرام IMF کے نہیں کیے. جسٹ فار انفارمیشن, زندگی میں ایک پروگرام کیا ہے 13-16 کا. پاکستان انٹر ریفارم میں اگر کرتا بھی ہے 13-16 صاحب, ڈاکٹر صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں that's 2013 to 2016 آپ بات کر رہے ہیں, جی بالکل 13-16 کا, دیٹ از دی اونلی پروگرام ارسلان جو کبھی بھی IMF کا کیا. سو اب IMF اچھا ہے یا برا ہے تو سیکنڈری بات ہے, پر اگر آپ اس کے پاس گئے بھی ہیں تو آپ نے اس کا پروگرام, پاکستان یوز ٹو بی کالڈ ون ٹرانش کنٹری بفور 13, کیونکہ میں اس وقت موجود تھا گورنمنٹ میں, اور جب ہم نے یہ پروگرام بھی سائن کیا تو میں تب بھی PTI کو اسسٹ کر رہا تھا ایز اے پروفیشنل, اور یہ پروگرام چل پڑا تھا, ہم واپس بلڈ کر رہے تھے ریزروز. پھر کووڈ آ گیا, کووڈ کے بعد سے آئی تھنک جو انکنسسٹنسی رہی ہے دیٹ ہیز ہرٹ پاکستان, بٹ دیٹس واٹر انڈر دا برج. اب ہمیں یہ کرنا چاہیے, دوست ممالک کو بھی ہم بہت مطلب ٹیسٹ کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں, مطلب ہم 2019 میں بھی ان کے پاس گئے, پھر اب ان کے پاس گئے, اب سعودی عربیہ نے آپ کو بھی یہ کہہ دیا کہ یار ہم بھی ٹیکس ریفارم کر رہے ہیں, آپ بھی کیجئے. سو اب چھوٹا یہ پروگرام کیجئے تاکہ جون تک آپ کو کچھ پیسے آ جائیں, کچھ ریزروز بلڈ ہو جائیں, اس سے تھوڑی سی مارکیٹس جو کہ ڈسٹربڈ ہیں وہ سیٹل کر جائیں, اور اس کے بعد اپنے کلیدی کام کیجئے جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بیگ صاحب, آپ نے گفتگو سنی, ڈاکٹر صاحب کی بھی, خاقان صاحب کی بھی, ڈاکٹر سلمان صاحب کی بھی. بینگ این انڈسٹریلسٹ, آپ کیسے دیکھتے, کہاں کھڑے ہیں ہم اس وقت, صنعت کاری ہماری کہاں ہے, کتنا سفر کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ہم نے غلط پرائرٹیز جو ہیں اڈاپٹ کر کے صنعت کو تو پٹھا بٹھا دیا. بالکل, میں خود صنعت کار ہوں, ہمارے ملز وغیرہ ہیں, ہماری پروڈکشن جو کیپیسٹیز ہیں کہیں پہ 60% ڈاؤن ہے, کہیں پہ 50% ڈاؤن ہے. ایک وقت تھا کہ ہم 3 شفٹوں کے بعد بھی سوچتے تھے کہ کس طرح سے ایڈیشنل پروڈکشن کیپیسٹی لے کے ایکسپورٹ آرڈر پکڑ لیں. آج ہمارا یہ حالت ہے کہ ہم اوور ہیڈ پورے پے کر رہے ہیں, اسٹاف کی ویجز پورے پے کر رہے ہیں, لیکن پروڈکشن کیپیسٹی ہماری 50%, 45%, 48% نکل رہی ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے
कि ये जो एलसीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई, रॉ मटेरियल भी उसमें कई जगह पे आया हुआ है और वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना करके एक्सपोर्ट्स गुड्स में वो यूज होता है, जैसे डाइज हैं, केमिकल हैं, पॉलिस्टर यार्न है, मैन मेड फाइबर्स हैं, ये सब चीजें की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हुई, जिससे हमारी फिनिश गुड्स जो हम एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में बनाते हैं वो डिस्टर्ब हुई है। दूसरी चीज हमारी इसमें ये हुआ है कि जो बड़ी स्केल, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी हमारी, उसने सबसे पहले हिट लिया है इसका, वो 18 से 20% कम हुई है। लार्ज स्केल में सीमेंट की, स्टील की, ऑटोमोबाइल्स की, फार्मास्यूटिकल्स की, टेक्सटाइल की हमारी अपनी 20% से ज्यादा जो है वो हिट हुई है। लिहाजा इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है वो ये है कि हम कोई पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं, हम कोई ऑर्डर लेने की पोजीशन में नहीं है। मुझे कल का नहीं पता कि मुझे किस पोजीशन में रॉ मटेरियल मिलेगा, किस प्राइस पे मिलेगा, $288 होगा या $388 होगा। ये अनसर्टेन सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है बिजनेसमैनों के लिए, जिसमें आजकल हम डीपली एक दूसरे को फोन करके सिर्फ पूछते हैं, बट वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू रियली टेक अ राइट डिसीजन। तो ये तमाम चीजें हैं, हमने जो मेन चीज थी, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, उसको छोड़ दिया है। हमारी स्ट्रेंथ थी एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। कायदे आजम ने भी पाकिस्तान को ज़राई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था कि भाई आप ज़राअत से चीजें पैदा करें और सनत से वैल्यू एड करके उसको एक्सपोर्ट करें। ये तो हम नहीं कर रहे। हमारी 19% मैन्युफैक्चरिंग है, 19-20% हमारी एग्रीकल्चर रह गई। हम 61%, 62% सर्विस सेक्टर पे चले गए और उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर जो कम हुई है, उससे ज़राई अजनास भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगे। 8 बिलियन की हमने इम्पोर्ट की और हम इसमें फर्नेस ऑयल और जो एलपीजी सब मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल है बिजली पैदा करने का, वो इंपोर्ट करके आप 31-35 रुपए की बिजली पैदा कर रहे हैं, जो बारे में बिल्कुल नहीं है। हमने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, मुतबादल तवानाई पे बिल्कुल काम नहीं किया। ये प्रायोरिटीज हैं जो बोलना चाह रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ, जो गलत हमने अपना ली है और सही को छोड़ दिया है। कंस्ट्रेंट्स की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, अडॉप्ट मेजर्स की वजह से कोई भी चीज आप उसको वजह करार दे सकते हैं। हमें अपनी प्रायोरिटीज दुरुस्त करनी पड़ेगी। आईएमएफ का जहाँ तक सवाल है, खाकान मैं नजीब साहब के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ, उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं देखता रहता हूँ, एक एक चीज वो बताते हैं, बड़ी सही तरीके से उन्होंने बात की। सलमान शाह साहब से मैं टोटली एग्री करता हूँ। आईएमएफ का प्रोग्राम हवा बना के हमने पेश करा हुआ है। आईएमएफ तो लैंडर है, उसने तो अपनी कंडीशंस बतलानी है, हमने उन कंडीशंस को पूरा करना है अगर हमें उनसे लोन लेना है। पहली चीज। फिर ये है कि ये 1-2 साल का नहीं है। इस बार फर्क ये है आईएमएफ में कि वो वेवर वगैरह नहीं दे रहा है, बिकॉज वेस्ट से या अमेरिका से हमारे वो ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मेरिट पे वो जो चीज मांग रहा है वो आपके लिए बहुत मुश्किल लग रही है, चीखें उसके लिए आपकी निकल रही हैं। लेकिन आईएमएफ का प्रोग्राम अगर आपने नहीं किया, जितना डिले कर रहे हैं जितना आपको इकोनॉमी मेल्ट हो रही है, जितना रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है, जितने रिजर्व ये बेग सब डिले कर रहे हैं, डिले हो रहा है या अभी तक हम उनकी शराइत पर पूरा नहीं उतर रहे हैं इसलिए डिले हो रहा है? वजह क्या है इतने डिले की? देखिए, हम नेक टू नेक बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हमें $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट बताया है और उसके लिए 6 बिलियन अरेंज करने को कहा। हमने $5 बिलियन अरेंज कर दिए और हम कहते हैं नहीं, हमने कंट्रोल करा है। इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट को देखते हुए साल का पूरा 5 बिलियन से ज्यादा नहीं होगा। वो कहते हैं जी 6% होगा, 1 बिलियन हमें और चाहिए। अब जाके इसाक डार साहब ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक वगैरह से बात कर रहे हैं। ये सब चीजें पहले होनी थी और क्वेश्चन रखना चाहिए था। और फिर डिले जो हो रहा है तो उससे हमारा एक्सपोजर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, चीजें बेहतरी नहीं हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ को ये एक आखिरी चांस है हमारे पास कि हम यहाँ तक ले आए हैं। लोगों का दबाव भी बर्दाश्त हो गया है, लोगों ने अपनी चीखें भी दबा के रखी हुई है। मुझे नहीं पता क्यों बैरल रूट पे नहीं आए हैं। आपने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मार्केट का रिएक्शन होगा, इंडस्ट्रीज का होगा, स्ट्राइक डाउन होंगी, हड़तालें होंगी, वो नहीं हुआ। तो अब तो आप आईएमएफ को जो चीजें उन्होंने कही है करके, उसका एग्रीमेंट साइन करके और आप वो दरवाजे खोलें जिनसे डॉलर आ सकते हैं।
सब दरवाजे बंद है ना इस वक्त। ठीक है, बेग साहब पॉइंट IMF आपका आ की गया। मैं ज़रा डॉक्टर सलमान शाह साहब की जानिब बढ़ूंगा। सलमान शाह साहब, ये जो इस वक्त इम्पोर्ट्स का मामला है, एलसीज ना खुलना, कंटेनर्स पड़े हैं पोर्ट पे, ये क्या इतनी, क्या ये एक आम आदमी सवाल पूछता है मेरे जैसा कि क्या रॉकेट साइंस है, क्यों नहीं खुल सकती एलसीज, क्यों नहीं ये चीज़ें आगे बढ़ सकती, क्या इसमें सख्ती, प्रॉब्लम क्या है इसमें? बेसिकली प्रॉब्लम है हमारी इनकॉम्पिटेंस मैनेजमेंट की। अब देखें, आईएमएफ प्रोग्राम के तहत आपने अपनी इंपोर्ट्स को और एक्सपोर्ट्स को जो इंसेंटिवाइज करना था, वो एक्सचेंज रेट के ज़रिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि आपका एक्सचेंज रेट ये चीज़ों को अफेक्ट करे और उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आए। दूसरी चीज़ थी कि हमने अपने बजट्स में खसारे जो थे वो कम करने थे, और आईएमएफ ने कहा था खसारे आप कम टैक्स लगा के करें, लेकिन एक और ऑप्शन ये था आप अपने अखराजात कम करके भी कर सकते थे, जो ओपन था। आईएमएफ ने ये नहीं कहा था कि आप अखराजात ना कम करें, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट मिफ्ता साहब ने दिया, तो उसमें बेशुमार फिर टैक्सेस भी लगाए, और फिर वो टैक्सेस जो लगे तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि जी ये मुनासिब नहीं है इतने टैक्सेस, फिर वो टैक्सेस को कम कर दिया गया, फिर वो गैप्स और बढ़ गए। सो एक क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम आपका आता चला गया। दूसरी बात जो मिफ्ता साहब ने मेरा ख्याल ठीक नहीं की, उन्होंने मसनूई तौर पे इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश की, और उन्होंने ये जो एलसी वाला मामला है कि एलसीज ना खुलें और सप्लाई चेन उसकी वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर हुई, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था टू श्रिंक द इंपोर्ट्स, उसने आपकी इकोनॉमी के बिल्कुल जैसे कहते हैं घुटने टेक दिए। ये तो क्योंकि डॉक्टर साहब ये तो हो गया ना, फिर अब क्या ताखीर है, अभी क्यों नहीं अभी फैसले? तक ये चल रहा है। अभी तक जो है इस वक्त हमारा ये कंट्रोल्ड जो है डिमांड फॉर डॉलर्स को खासी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करके। जैसे जैसे अब इसको आप खोलेंगे तो ये फिर एक और प्रेशर आएगा, और फिर आपका डॉलर जो है अपनी सही लेवल पे पहुंचेगा। और वो सो आई क्या थिंक क्या ये होगा सारे सही काम लेवल, अगर ये अभी 300 को टच आपको करके भी सही बिल्कुल लेवल नहीं है तो? करने पड़ेंगे। और ये उसके साथ साथ फिर आपको जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान इकॉनमी में, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा एनर्जी सेक्टर है, जिसमें हमने बिजली के निज़ाम को इतना गलत निज़ाम बनाया है जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है। एक हमारी इकॉनमी ऐसी है जो एक्सपोर्ट नहीं करती, उसमें हमने बिजली का निज़ाम इंपोर्ट डिपेंडेंट निज़ाम बना दिया है, जिसमें इंपोर्टेड फ्यूल और इंपोर्टेड इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें जो हैं वो डॉलर्स में हैं, और हमारे पास कमाई डॉलर्स में है नहीं। दूसरा ये है कि बिजली हमारी इतनी महंगी है कि अगर वो उसकी कीमत आप अदा भी कर दें, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वो बिजली खरीद के एक्सपोर्ट कम अज़ कम नहीं कर सकता। डोमेस्टिक मार्केट में बेशक वो ऑपरेट करे, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि इस वक्त पावर सेक्टर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है, और वो पावर सेक्टर हमने देखते हुए बनाया है। हमारे लीडरशिप ने ये पावर सेक्टर बनाया, क्योंकि 80s में तो हमारी बिजली बहुत सस्ती थी। हमारी बिजली जो थी वो पानी से बनती थी, और वो बाय प्रोडक्ट थी डैमों की। जब हमने कहा कि नहीं, हमने डैम्स नहीं बनाने, हम इंपोर्टेड बिजली लेंगे, उसके बाद फिर जो भी ये IPPs का निज़ाम आया, उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को नेस्तो नबूद कर दिया। अब भी हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट का जो नंबर है वो बिजली की वजह से है, क्योंकि हम एनर्जी सारी इंपोर्ट करते हैं। फिर हमने इन्वेस्टमेंट की साइड पे IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो डॉलर्स में देनी पड़ती हैं, उनका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी डॉलर्स में देना पड़ता है। तो एक अनवायबल किस्म का हमने बना ली है एनर्जी को, और अनफॉर्चुनेटली वो एक बेसिक इनपुट है पूरी इकॉनमी में, और जब तक अब उसको हम ठीक नहीं करेंगे, बाकी इकॉनमी जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और हमने इकॉनमी को जाहिर है कि इतना बड़ा मुल्क है, 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो आपकी इकॉनमी को तो आउटवर्ड लुकिंग होना चाहिए ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हमें इतनी
چیزیں بیچنی چاہیے کہ ہم بڑی آسانی سے اپنی امپورٹ بل پے کر سکیں. اور دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اگر ہماری آبادی ہے تو ہمیں دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی بھی بننا ہے. تو وہ اکنامک گروتھ سے ہی ہوگی. اور اس کے انگریڈینٹس ایک آپ کی ہیومن ریسورس ہے, دوسری طرف انرجی ہے. انرجی کیونکہ ہمارے پاس اس طرح سے انڈیجنائز نہیں ہے, وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہرڈل بنا ہوا ہے. سو انرجی کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی, نظام کو ایکسپورٹ اورینٹڈ کرنا پڑے گا, سارے یہ جو اخراجات ہیں اس میں پرائیویٹائز کرنا پڑے گا, ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا, لبرلائز کرنا پڑے گا. یہ چیزوں کو ہم لپ سروس تو دیتے رہے ہیں لیکن ہم نے کر کے نہیں دکھایا. سو اب وقت آ گیا کہ یہ اچھا سارا یہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یہ بتائیے گا نہ کر کے دکھانے کی وجہ کیا ہے؟ انٹینٹ نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہم یہ فیصلہ؟ نمبر 1 انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, نمبر 2 پھر انٹینٹ بھی نہیں ہے, نمبر 3 پھر ایمانداری بھی نہیں ہے, سو کمپٹنس بھی نہیں ہے اور کرپشن بھی ہے. دونوں چیزیں مکس ہوئی ہیں اور اکانومی کو تباہ کن لیول پہ ہم لے آئے ہیں اس مکسچر سے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, اسحاق ڈار صاحب کا جب نام آیا کہ وہ آ رہے ہیں تو بہت برا بھی لگا بہت سارے لوگوں کو, لیکن ایک یہ تھا کہ ایک تجربہ کار شخص ہے نا, جس کا ایک پاسٹ ہے, جس نے چیزیں کچھ بہتر کی تھیں, بہتر جس طرح بھی کی تھیں. بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں جی وہ آرٹیفیشلی ہولڈ کیا ہوا تھا ڈالر کو, باقی چیزیں یہ وہ سارا روپے کی قدر کو, لیکن چیزیں ہولڈ کی ہوئی تھیں. تو ایک امید تھی. اب آئے ہوئے ان کو ایک وقت گزر چکا ہے, لیکن ان کے ہاتھ سے بھی چیزیں سلپ آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں, وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنے معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ ان کی تجربہ کاری بھی نہیں کام آ رہی ہے, یا کیا وجہ ہے؟ تو ارسلان آپ نے جو پہلے 2-3 لفظ یوز کیے نا, جب تک ہم ان لفظوں کو بھول نہیں جائیں گے یہ اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. ایشین ٹائیگر, ٹیک آف, میجک وانڈ, یہ یقین کریں کہ یہ کسی کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. مطلب میں بھی ان کی جگہ ہوں تو شاید میرے پاس یہ چیز نہ ہو. پاکستان کی اکانومی جس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے, شارٹ ٹرم تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ گو ٹو دی IMF, ڈو دا پرائسنگ چینجز, ڈالرز کو بہتر کریں, کچھ نکل جائیں اس مسئلے سے 3-4 ماہ کے لیے. صرف شارٹ ٹرم بھی اب پاکستان کا یہ 3-4 ماہ ہے. اچھا لیٹ سے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ جی پھر کیا کیا جائے. دیکھیے نمبر 1 پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا, یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ مینیفیسٹیشنز ہیں کہ آپ یہ نہیں کر پا رہے, وہ نہیں کر پا رہے. یہ مینیفیسٹیشن کس چیز کی ہیں؟ پاکستان کی اکانومی ایک اکنامک مینجمنٹ کی انکمپٹنس کے چیلنج میں ہے. اس سے میرا مطلب پولیٹیکل لیڈرشپس نہیں ہے, اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو کام ہے نا, فائنینس, پرائیویٹائزیشن, انویسٹمنٹ, انرجی, یہ سارے ٹیکنیکل کام ہیں. آپ رن کر رہے ہیں ایک گورنمنٹ جو پیورلی نان ٹیکنیکل گورنمنٹ ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ کا نظام ہی ایسا ہے جس میں کوئی سوچنے کی صلاحیت یا کوئی انویژن کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. اس لیے ارسلان میں نے کچھ دن پہلے ایک پرچہ لکھا, اس کا ایک چھوٹا پرچہ ڈان میں شائع ہوا, اس کا نام ہے ٹرولی انلکی. آپ نے پاکستان کی جو تھنکنگ کیپیسٹی ہے نا وہ آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, whether to the multilaterals, whether to the partners abroad. اب اس وقت آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سے ڈاکیومنٹ پہ پاکستان چل رہا ہے, تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہوں گا MEFP پہ. MEFP کیا چیز ہے؟ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز, جو IMF سے آپ جب جیسے FM نے کہا تھا کہ وہ آ گیا ہے جی ان سے ڈاکیومنٹ. میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب آپ گرینولر لیول کا ریفارم پلان میرے سامنے رکھیں گے. یہ کس نے رکھنا ہے؟ یہ صرف ہماری پولیٹیکل لیڈرشپس نے رکھنا ہے, کوئی بھی ہو, کیونکہ میں ان تینوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں, اور اینڈ آئی ہیو گریٹ ریگارڈ فار آل 3 of them. They are mature people, but they have to come up with a granular level reform plan of Pakistan and tell us کہ آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے, آپ نے کون سے ادارے اگلے 5 سال میں پرائیویٹائز کرنے ہیں. بڑی اچھی بیگ صاحب نے بات کی کہ پاکستان کا ایگریکلچر جو ہے وہ بیک بون تھی. اس بیک بون کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. ہم کہتے ہیں چائنا بڑا اچھا دوست ہے ہمارا, بالکل ہے, میں فین ہوں چائنا کا, بیکاز چائنا نے ابھی $2 بلین دیے ہیں, $4 ارب. وہاں پہ کاٹن پر ہیکٹر
9 टन्स पर हेक्टर होती है, आपके मुल्क में 2 टन्स पर हेक्टर भी नहीं होती। ये है आपका बेहतरीन दोस्त। सो इसका एक रिफॉर्म प्लान रख लें सामने। एनर्जी सेक्टर, डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ शुरू ही एनर्जी सेक्टर से करना चाहिए। इससे सही बात डॉक्टर सलमान शाह मतलब एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं। करना क्या है, अभी तो आप कह रहे हैं हम प्रोविंसेस को दे देंगे उन डिस्कोस को, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जिन चीज़ों को चला नहीं सकती, हम ये सोच रहे हैं कि एक वो गवर्नमेंट जिसमें कम इंटेलेक्चुअल और थिंकिंग और ऑपरेशनल कैपेसिटी है हम उनको दे देंगे। सो दैट मीन्स कि वी डोंट हैव अ लार्ज एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म प्लान कि इनको क्या करना है। अरसलान 27 साल से फेस्को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे है, सारी हुकूमतें आपने देख ली हैं, वहीं खड़े हैं। LNG पावर प्लांट्स, इट हैज बीन माय हम्बल एडवाइस टू ऑल गवर्नमेंट्स कि इसको बेच दें, ये अच्छे हैं। अब उन पे एक सर्कुलर डेट खड़ा हो गया। सो ग्रैनुलर लेवल रिफॉर्म प्लान आएगा, एक कॉम्पिटेंट सेट ऑफ टेक्नोक्रेट्स आएगा इन मिनिस्ट्रीज में जिनका मैंने नाम लिया है। उसके बाद अरसलान गोल बड़ा सिंपल है पाकिस्तान का। आपका इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो 15% पे है। आपका जो दोस्त था चाइना जब तरक्की कर रहा था तो 30 से 35% पे था। आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन टू GDP 12.4% पे है, आपके दोस्तों का 20 से 25% पे है। आपका बजट डेफिसिट इस साल IMF के प्रोग्राम में होते हुए 7% के करीब चला जाएगा। 6.8 इज द लेटेस्ट एस्टिमेट, लोकल एस्टिमेट भी यही है और IMF का भी है। इसको 3-4 पे लाना है। और आखिरी बात यह है जो मैंने और आपने करनी है वो ये है कि बांग्लादेश की तरह अपना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है उसको 1% पे लाइए, ये 2% पे ठीक नहीं है। इन सब का प्लान आपको देना इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने है। अगेन एज अ वोटर, एज अ पॉलिसी मेकर, यही इस चीज को ठीक कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैं डॉक्टर खान साहब जो एक बात डॉक्टर सलमान शाह साहब ने कही वही आपसे भी जानना चाहूँगा, फिर आखिर में टाइम दूंगा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब को। ये जो बातें आप बता रहे हैं ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, डूएबल हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है विद द गवर्नमेंट, उसके अपने मसाइल होते हैं जब कोई इंसान गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पॉपुलर डिसीजन नहीं होगा कि आज वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएँ तो जो बड़ी तादाद में मुलाजमीन इदारों में हैं उनकी तरफ से एक रिएक्शन आएगा, महंगाई की वजह से अवाम सताए हुए हैं, इसलिए जानते हुए भी कि ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है वो नहीं लेते। ये हाथ बंधे होते हैं, ये मजबूरी होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इंटेंट नहीं होती है, या जो डॉक्टर साहब ने एक और बात कही कि वो करप्शन एंड बाकी तमाम तर चीज़ें हैं, इस पर सर ज़रा रोशनी डाल। देखिए ना, पहले तो यह है कि आपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को इक्विप करना है कि उसने आज के दौर में प्राइवेटाइज करना है पाकिस्तान के एसेट्स को। पहली चीज़ तो शुरू ही वहाँ से होगी जब मैं अपने अदारों की और उन अदारों की जिनको हमने बनाया कि वो एक कमीशन बन जाए। 2002 में प्राइवेटाइजेशन का एक एक्ट आया, हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को अलहदा किया, हमने उसको फाइनेंस डिवीजन में पढ़ा होता था, ये वहाँ से निकाला, इसको एक कमीशन बनाया कि एक चेयरमैन होगा, एक उसके नीचे कंसल्टेंट्स की टीम होगी। आज तक हम ये काम नहीं कर पाए। सो पहला तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का ये होना चाहिए कि शो मी द कार्ड्स ऑफ द टीम दैट ही वांट्स टू ब्रिंग टू रन दिस इकोनॉमी। और मसलन प्राइवेटाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चेयरमैन कौन होगा, उसके नीचे डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, उसके नीचे पूरी टीम कौन सी होगी, क्या वो सलाहियत रखते हैं कि वो दुनिया में जाके ये पाकिस्तान को बेच सकें, क्या वो सलाहियत रखते हैं कि वो जाके इन अदारों में इन लोगों को कन्विंस कर सकें कि जब टेलीकॉम को प्राइवेटाइज किया था तो उसकी हालत देखिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखिए, उसमें लोगों की एफिशिएंसी की इंप्रूवमेंट देखिए, तनख्वाहों की इंप्रूवमेंट देखिए, और आप एनर्जी सेक्टर को देखिए तो आपको फर्क पता लग जाएगा। राइट सर, डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया। मैं बेग साहब की जाने बढ़ूंगा ज़रा। जी, अब आर यू डन सर? आपका पॉइंट पूरा हो गया सर? जी जी बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल। मैं बेग साहब की जाने बढ़ूंगा। बेग साहब, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में पहले भी कहा कि आपको नहीं पता कि 288 का डॉलर होगा, 300 का होगा या 388 का होगा। एक फैक्टर जो, बाकी तो हमने टेक्निकल पॉइंट्स पे बात कर ली, एक फैक्टर जो है वो इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसका कितना बड़ा फैक्टर और रोल है इस वक्त मुआशी अदम इस्तेहकाम में? देखिए अरसलान, इस वक्त जो हमारी सिचुएशन बद से बदतर हो रही है, हर रोज सुबह उठते हैं तो सिचुएशन पहले से ज्यादा बुरे हाल में होती है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि मुल्क में सियासी इंतशार फैला हुआ है, पोलराइजेशन है, लोग
कॉन्फिडेंस नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर को, तो दूर की बात, मुकामी इन्वेस्टर्स जो हैं वो डॉलर के पीछे सुबह निकल के जितने हाथ में आते हैं शाम में ला के इतने तकिए के नीचे इसको रख लें। ये एक टेम्परमेंट, एक ये एटीट्यूड बन गया है कि लोगों का फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। लिहाजा मैं ये समझ, वक्त हमें एक चीज की जरूरत इतनी ज्यादा जो पहले कभी नहीं थी, और वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। अच्छा, मैं इसको फैलाऊंगा नहीं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी दुनिया की चीजें डाल के आप एग्री हो जाएं, वो नहीं हो सकेंगे। 8-10 महीने साल भर मीटिंग होती रहेंगी। मैं ये कहता हूँ चंद इश्यूज को लेके उस पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। मैं पहला जो है वो सलमान शाह साहब ने इतना सही तरीके से बतलाया है, हमने गलत IPPs पे एग्रीमेंट किए हैं, डॉलर्स में हम पेमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट, डॉलर्स में कैपेसिटी चार्जेस हम पे कर रहे हैं और बिजली ले नहीं रहे, फ्यूल की कॉस्ट के मद में, ये सब चीजों ने हमें चाट के खाद खोखला कर दिया है। लिहाजा आप एनर्जी रिफॉर्म्स करें, आप CPEC करें, आप एक मैकेनिज्म है, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे चलना है, मैनिपुलेशन करना है आपने, ये सब चीजें पॉलिसी के तौर पे 8-10 शोबों को ले लें और उसका शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म एक रोड मैप लेके एग्री कर जाएं कि 10-12 साल कोई चेंज नहीं कर सकता। अनपॉपुलर डिसीजन और पॉपुलर डिसीजन से वोट बैंक अब नहीं बनेगा। ये अगर ये हुकूमत ये सोच रही है, और इससे पहले वाली हुकूमतों में जितने फॉरेन मिनिस्टर आए, जब वो स्पीच करते हैं बजट की, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम के बाद दूसरा जुमला उनका होता है कि खसारे में चलने वाले जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट एंटिटीज, पब्लिक सेक्टर, उनको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आज तक नहीं हुआ है। हर बजट में मैं सुनता आया हूँ, क्योंकि 500 अरब रुपए ब्लीडिंग हो रही है हमारी हर साल, गुड मनी फॉर बैड मनी। ये फैसले के लिए रख चाहिए, हिम्मत चाहिए, ये नेशनल लेवल के फैसले हैं। इसमें आप पॉपुलर और अनपॉपुलर ना देखें, वोट बैंक डैमेज होता है, वोट बैंक बढ़ता है, इसको ना देखें। ये मुल्क, अगर मुल्क है, ये सब चीजें वोट और ये मकबूलियत और गैर मकबूलियत जब मैं समझता हूँ ये आजाद के बहुत बातें हुई है, ये पॉलिसी मेकर्स को सीरियसली ले एक रोड बनाए तो मैंने पीछे हम जाएंगे। हमारा कोई एक इकोनॉमिक इंडिकेटर पतला परफॉर्म कर रहा हो, रेमिटेंसेस एक से गिर जाती, इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट में फर्क बढ़ जाता है, 30 रुपए का मार्केट में बिकने लगता है। फिर उसको जब आते हैं वो इजाफा नजर आ जाता है। इसी तरह एक्सपोर्ट आपकी तमाम आइटम्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल जो ये सप्लाई चेन भी मुतासिर है। 24% में को मैं उल्टा भी ले जाऊं तो बैंक को 24% में साल के आखिर में मार्केट नहीं कर सकता। 100-150 करोड़ की हमारा पोर्टफोलियो होता है, जब बैंक से क्रेडिट लाइन्स होती है हम नहीं दे सकते, तो डिफॉल्ट नहीं होना हमें नहीं। तो इस मामले का भी सोचते कि आप डिस्काउंट रेट किस पर चले जाएंगे, बैंकों को 24% हो जाए, सबको बढ़ा दिया जाए। नहीं सकता तो बोल, अभी वो मशीन मंगाए 5 उसकी हमारी एक्सपोर्ट बिलियन हो जाएगी, आसमान सारे करेंगे, जॉब्स क्रिएशन होगा, कुछ नहीं हुआ। वो वेयर हाउस पे मशीन लगा दिया लोग, तो वर्किंग कैपिटल भी नहीं मिल रहा है, और 24% पे वर्किंग कैपिटल को छू नहीं सकते, इतना गरम है वो। तो देखिए ये गलत पॉलिसियां मान मैं करता हूँ, मान लेता हूँ कि अपने सॉरी करता हूँ डाल चुका था, ताकि बाद सभी मुल्क इसके लिए है न शर्मिंदगी न अपॉर्चुनिटी है न और कुछ चीज है। आप वो तमाम इश्यूज बात करते हैं। बेग साहब पॉइंट आपका आ गया। मैं ज़रा क्विकली एक जुमले में सिर्फ सलमान शाह साहब से सर प्रिसाइजली एक आम आदमी की कंजम्पशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं बिल्कुल मेरे पास वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस एक नुक्ते पर प्रिसाइजली मुझे रोशनी डाल दें कि क्या वजह है। अभी जिस तरह बेग साहब भी कह रहे थे, हर आने वाली हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की बात करती है लेकिन कर नहीं पाती है, क्या रुकावट है इसमें सर आम आदमी की कंजम्पशन के लिए बता दें। देखिए हमारी लीडरशिप में मेरा ख्याल है वो
मिशन ड्रिवन जैसे कमिटमेंट कहना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मिशन के तौर पे करनी पड़ेंगी। प्राइवेटाइजेशन का जैसे खनान बोल रहा था, आपको टारगेट्स लगा के कहना पड़ेगा इतने टाइम में ये काम आपने करना है, ये आपके पास मैं सर डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ करते क्यों नहीं है, इसमें रुकावट क्या है? ये क्या एक गैर मकबूल फैसला होगा इसलिए नहीं करते? नहीं, गैर मकबूलियत नहीं, ये इनको मसलन अपनी पावर चाहिए ना। पावर अगर आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो बहुत सी नौकरियों पे जहां आप अपने बंदे लगाते हैं वो नहीं लगा सकेंगे, फिर वहां पे और बेनिफिट्स आप लेते हैं तो मुल्क का तो नुकसान होता है, लेकिन पर्सनल बेनिफिट्स के तौर पे ये काम चलता है। फिर ये खासे वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाते हैं जो कि ये काम होने नहीं देता। जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि लेबर अपसेट होती है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर इकोनॉमी डूब जाएगी तो सारे के सब डूब जाएंगे। सो अगर बिल्कुल सही प्राइवेटाइज सर। करने के बाद आपकी इकोनॉमी चल पड़ती है तो नए जॉब्स निकलेंगे, इम्प्रूवमेंट होंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और जो हमने देखा है कि मुतलका वजारत है। फिर सर तो पॉइंट आ गया सर, मैं आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि ये जो मौशी बहरान या मौशी बदहाली है इससे हमारा मुल्क निकले, तरक्की की राह पर गामजन हो, चीज़ों में बेहतरी आए और एक आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।